नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हिंदी व्याकरण पढ़ाया था मैंने, जिसमें वर्ण से संबंधित सारी जानकारियाँ मेरी पूरी हो गई थी। स्वर व्यंजन पढ़ा दिए थे, उसके अलग अलग तरीके से वर्गीकरण भी कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे संधि, जो हिंदी व्याकरण का मुख्य भाग है संधि। तो चलिए संधि पढ़ते हैं सबसे पहले। संधि, अब देखिए संधि होती क्या है। देखिए संधि को हम ऐसे भी लिखते हैं और संधि को ऐसे भी लिखा जाता है। दोनों तरीके से ये शुद्ध होता है, क्योंकि जो पंचमाक्षर वर्ण होता है वो अनुस्वार का काम करता है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर नौ आ रखा है, आधा नौ यानी अनुस्वार का काम करेगा, संधि हो जाएगी। ठीक हो गया। अब संधि होती क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें दो परिभाषाएं आती है, जो परिभाषाएं अमूमन हम लोग जानते हैं। हम नॉर्मल से शब्दों में क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन क्या दो वर्णों के मेल को हम संधि कहेंगे? चलिए इसको समझिए पहले। जो हम एक नॉर्मल से जानते हैं कि दो, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है वो लोग क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मैं दोनों परिभाषाएं बता रही हूँ पहले, फिर बताऊंगी, फिर एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है। ठीक है, फिर दूसरी परिभाषा जो एक शुद्ध परिभाषा, जिसको कहेंगे शुद्ध अर्थ बताएंगे संधि का मतलब जो शुद्ध तरीके से, वो है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन, विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या लिखा, मैंने एक लिखा दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, क्योंकि जब हम किसी से ये चीज पूछते हैं, किसी छोटे बच्चे से या जिसको हिंदी व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है, हम उससे कहते हैं कि संधि क्या है, तो सीधे सीधे जवाब होता है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं? दो वर्णों के मेल को कभी भी संधि नहीं कहते हैं। दो वर्णों के मेल को हमेशा क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं, क्योंकि दो वर्णों का वहां पे योग हो रहा है, साथ में योग हो रहा है, तो संयोग कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? संयोग। दो वर्णों का मेल को संधि कभी नहीं कहते हैं। ठीक है, संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, उसको संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जब एक नया वर्ण, नया शब्द बनेगा, नया पद बनेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया, समझ में आया? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, वो संधि कहलाती है। ठीक है, दो वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसको संधि कहते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय। ठीक हो गया। अब ये दो वर्ण है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहे? दो वर्ण मिल रहे। ध्या, ध्या में क्या है? आ की मात्रा है प्लस ये आ है। आ और आ मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, क्योंकि विद्याधन आलय क्या होता है? विद्यालय होता है। ठीक है, विद्याधन आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये ध्या है, ध्या प्लस आ मिलकर क्या बन रहे? आ बन रहे। ठीक है, आ प्लस आ मिलकर क्या बन रहे? आ बन रहे। तो तभी यहाँ पे क्या हो गया? विद्यालय हो गया। समझ में आ गया? क्या हो रहा? विकार उत्पन्न हुआ ना, यहाँ पे विद्या था, यहाँ पे आलय था, विद्या का आलय, तो विद्यालय। ठीक है, नया क्या बना? सब विद्यालय बना। ठीक हो गया, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए संधि में हम एक चीज और पढ़ते हैं, संधि में पद कितने होते हैं? ठीक है, पहला पद, पद कितने होते हैं इसमें? दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। ठीक, पूर्व पद, उत्तर पद या प्रथम पद, मध्यम पद, पहला पद या दूसरा पद। इस नाम से इसको जान सकते हैं कि पहला पद, दूसरा पद। पहला पद यानी जैसे हमने अभी विद्यालय किया, ये विद्या क्या हो गया? प्रथम पद हो गया ये।
प्रथम पद। आलय क्या हो गया? दूसरा पद हो गया। क्या हो गया? दूसरा पद हो गया। तो ये क्या बना? नया शब्द क्या बना? एक विद्यालय। दो पद मिले, पहला और दूसरा पद मिला, इनसे क्या निकला? विद्यालय निकला, एक नया शब्द बना। ठीक है, इन दोनों के मध्य संधि हुई। ठीक, तो क्या निकला? विद्यालय। ठीक हो गया। ये इसके पद होते हैं, संधि में दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। अब देखिए संधि किसके मध्य होती है? पहले संधि, ये चीज ध्यान देने की है क्योंकि संधि विच्छेद में एकदम से पढ़ा दूंगी, पर उससे पूर्व ये जानना बहुत जरूरी है कि ये छोटी छोटी चीजें। ठीक है, संधि सदैव प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम पद के बीच होती है। ठीक है, संधि कहां पर होती है? संधि कहां पर होती है? ये क्या लिखा? अगर ये चीज आपको याद हो गई सदैव, ये अगर याद कर लो, संधि अगर आपको समझना है तो ये चीज याद कर लीजिए कि संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम पद के बीच में होती है, प्रथम वर्ण के बीच में होती है। ठीक हो गया। अब विद्याधन आलय, ये पहला पद हो गया। पहला पद प्लस अंतिम वर्ण क्या हुआ? ध्या है। पहला पद है, पहला पद का क्या है? ये अंतिम वर्ण है। क्या? ध्या, थ में आ की मात्रा। अब ये क्या है? प्लस दूसरा पद पहला वर्ण, ये दूसरा पद हो गया, दूसरे पद का पहला वर्ण। इसके मध्य क्या होता है? इन दोनों के मध्य क्या होती है? संधि होती है। ठीक हो गया। ये हमेशा ध्यान देना, संधि सदैव प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के बीच होती है। ठीक है, जिसको ये चीज याद हो गई, जिसने इस चीज को समझ लिया, उसको समझो संधि आ गई है। ठीक है, जैसे मैंने किया विद्याधन आलय। अब विद्याधन आलय, विद्या क्या है? प्रथम पद है, आलय दूसरा पद है। अब विद्या का ध्या जो है, ध में क्या है? आ की मात्रा है। ठीक है, आ की मात्रा है। ये क्या? प्रथम पद का अंतिम वर्ण है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया? आ हो गया। प्लस द्वितीय पद का पहला वर्ण क्या हो गया? आ हो गया। तो मिलकर ये क्या बने? आ बने। आ प्लस आ क्या हो गया? आ। तो क्या बन गया? विद्यालय बन गया। तो इस तरह से ये क्या है? ये संधि का नियम है। ठीक हो गया। ये हमेशा याद होना चाहिए कि संधि कहां पर होती है, किन वर्णों के मध्य में होती है। ठीक, अब देखिए संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ये सभी को पता है कि संधि 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग। ठीक, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये क्या होती है? 3 हमारी संधियां होती है। चलिए इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं हम कि स्वर संधि, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि स्वर संधि। देखिए स्वर संधि का नियम देखिए, स्वर संधि। ठीक, स्वर संधि क्या होती है? अब इसको देखिए, दो स्वरों के मध्य होने वाले, दो स्वरों के मध्य होने वाले विकार को, ठीक है, दो स्वरों के मध्य होने वाले विकार को क्या कहेंगे हम? स्वर संधि कहेंगे, या तो ये कहेंगे। ठीक है, स्वर संधि समझ गए? क्या कहा मैंने? दो स्वरों के मध्य होने वाले विकार को, स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे कितने हैं? 11 है, 13 है ना, 13 में से 10 क्या है? मूल स्वर है हमारे। तो दो स्वरों के मध्य होने वाले विकार को हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। या दो स्वरों के मेल से, दो परिभाषाएं इसकी अलग अलग करें, दो स्वरों के
मेल से होने वाले विकार को, ठीक है, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर में जो है, स्वर एक स्वर दूसरे स्वर से मिलता है, ठीक है, एक स्वर दूसरे स्वर से मिलता है, ठीक। जैसे हम पुस्तकालय लिखा, अब देखिए इसमें कैसे हो रहा है, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। अब हमने संधि का जो नियम पढ़ा था वही नियम यहाँ पे लागू होगा। उसमें क्या था, संधि किनके मध्य होती है? प्रथम पद के अंतिम वर्ण, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मध्य क्या होती है? संधि होती है, ठीक है। इन दोनों में विकार उत्पन्न होगा। ये पुस्तक है, क क्या है? क में अ है, अ प्लस आ मिलके क्या बने? आ बन गए, ठीक हो गया, समझ में आ गया। विद्यार्थी, आप देखिए, विद्या धन अर्थी, आ प्लस ओ, विद्यार्थी का क्या हो गया? विद्याधन अर्थी। विद्या, ध्या में क्या है? ध में क्या है? आ की मात्रा है, अ हो गया, आ और अ क्या हो गए? आ, ठीक है। स्वरों में सजाती का सजाती वर्णों का मेल जब होगा तो वो दीर्घ बन जाएगा, ठीक हो गया। सजाती वर्णों का मेल होगा तो दीर्घ बनेगा। और अ प्लस, जैसे इसमें देखा हमने, अ धन आ बराबर क्या हो गया? आ हो गया। उसी तरह से आ धन अ बराबर भी क्या हो गया? आ हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या विद्यार्थी है, विद्या धन अर्थी, आ प्लस अ क्या बन गया? आ बन गया। ये है हमारी स्वर संधि। स्वर संधि समझ गए ना? स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मध्य होने वाले विकार को या दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब क्या होगा? अब है, देखिए, अब आए हम व्यंजन संधि। किस पे आए? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन को सबसे पहले संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। व्यंजन का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है? हल होता है। हल क्या होता है? हल होती है तिरछी रेखा। इसका चिन्ह कैसा होता है? हल का चिन्ह जो नीचे से एक लाइन होती है, ये तिरछी रेखा होती है, ठीक है, तिरछी रेखा। ये होता है व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि को क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं, ठीक हो गया। हल का चिन्ह कैसा होता है? ये होती है एक तिरछी रेखा जो किसी भी वर्ण के नीचे लगती है, यानी स्वर से रहित क्या है? ये वर्ण है, ये व्यंजन है। और अगर हम ये क को लिखते हैं, ये स्वर सहित होता है, ठीक है, स्वर के साथ व्यंजन। और स्वर के बिना ऐसे लिखते हैं। अगर हम व्यंजन लिखेंगे, व्यंजन का शुद्ध रूप ये होता है, ठीक। अगर हम जो व्यंजन हम लिखते हैं, जब हम वर्ण पढ़े थे हमने, तब उसमें देखा होगा, मैंने क पढ़ा है, व्यंजन पढ़ा रही थी। व्यंजन में व्यंजन, वर्ण, स्वर बताए थे। स्वर में क्या था? स्वर स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों के साथ उच्चारित होते हैं। अगर हम स्वरों के बिना उनको लिखेंगे तो उनको लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है, ये स्वर के बिना होता है। अगर स्वर के साथ हम व्यंजन को लिखते हैं तो वो ये होता है, ठीक हो गया। अब व्यंजन होता क्या है? व्यंजन को हल कहते हैं, ये तो हमको पता चल गया। अब व्यंजन क्या होता है? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से होने वाला परिवर्तन
व्यंजन संधि होती है, होने वाला परिवर्तन। ठीक है, क्या होगा, व्यंजन के बाद कोई भी व्यंजन होगा, पहला पद क्या होगा, पहला पद का अंतिम वर्ण, पहला पद का अंतिम वर्ण व्यंजन, पहला पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, व्यंजन होगा, और दूसरे पद का प्रथम पद क्या होगा, या तो स्वर होगा या क्या होगा, व्यंजन होगा। ठीक है, या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। क्या होगा, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होगा, या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। अब देखिए क्या होगा, व्यंजन प्लस व्यंजन, या ऐसा होगा व्यंजन संधि में, या व्यंजन प्लस स्वर। ठीक हो गया, या तो व्यंजन प्लस व्यंजन, ये क्या हो गया, व्यंजन प्लस व्यंजन, या तो व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होगा, या तो व्यंजन के साथ क्या होगा, स्वर मिलेगा। ठीक है, स्वर में क्या होगा, स्वर का स्वर से मेल होता है, और व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा, या तो व्यंजन का स्वर से मेल होगा। चलिए इसको समझते हैं पहले, ये होता क्या है। ठीक है, देखिए वागीश करते हैं, वागीश शब्द है न संधि है। ठीक है, वागीश संधि। अब इसका विच्छेद हम कैसे करेंगे, वाक धन ईस। ठीक हो गया, वाक धन ईस। सबसे पहले हमने क्या देखा था, ये क, आप कहेंगे यहाँ पे क आया। ठीक है, तो हमने जब स्वर में पढ़ रहे थे तब वहां पे भी क आ रहा था, लेकिन जब स्वर में क आ रहा था, जैसे व्यंजन आ रहा था, वो क्या था, विद्या था, विद्याधन आलय था, विद्याधन आलय था। तो वहां पर ध क्या था, ध के साथ आ की मात्रा थी, ये स्वर जुड़ा था, ये स्वर और ये स्वर, तब ये क्या बने थे, स्वर बना था, स्वर संधि बनी थी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, वाक धन ईस लिखा मैंने, क लिखा, आप कह रहे होंगे कि क क्या है, व्यंजन है, लेकिन ये व्यंजन स्वर, आप कह रहे होंगे कि क में तो स्वर होता है, लेकिन जब हम इस क को हलंत के साथ लिखते हैं ऐसे, तब ये क्या होता है, ये सिर्फ व्यंजन होता है, इसमें स्वर नहीं होता है, स्वर के बिना होता है। ठीक है, वाक धन ईस, क धन ई बराबर बड़ी ई बन गया। ठीक, बड़ी ई बन गई, नहीं बन गई, बड़ी ई बन गई। ठीक हो गया, ऐसे ये व्यंजन संधि होता है। व्यंजन संधि में क्या होता है, ये वाक धन ईस किया, क क्या है, क और ई, ये क्या है, व्यंजन है, क क्या है, व्यंजन है, ई क्या है, स्वर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यंजन प्लस स्वर। अब ये क्या है, पहला पद प्लस दूसरा पद, इसका नियम हमने पढ़ा था नीचे, ये क्या था, पहला पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा, पहला पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर होगा, दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई है, तो ये क्या होगा, स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। ये तो मैंने बताया, एक व्यंजन के बाद जब स्वर आता है तो उसका उदाहरण बताया। ठीक है, व्यंजन के बाद स्वर आता है तो उसका उदाहरण बताया। एक हम लिखेंगे दिग्गज, दिग्गज लिखा, इसमें क्या होता है, दिक धन दिक प्लस गज, इसमें क्या हो गया, दिक प्लस गज। क क्या हो गया, व्यंजन हो गया, ये क क्या है, स्वर के बिना, तो ये ग क्या है, ये भी व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन क्या हो गए, व्यंजन। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन का मेल स्वर से होगा या तो व्यंजन का मेल व्यंजन से ही होगा, तो वहां पर जो परिवर्तन होगा इनके मिलने से, तो वहां पर क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। जहां पर व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने पर परिवर्तन उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, तो वहां पे क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। अब इसमें हम आगे देखेंगे, तीसरा क्या था हमारा, विसर्ग संधि। तीसरा क्या है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि।
अब विसर्ग संधि में क्या होगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, विसर्ग संधि में ये मत कहिएगा कि विसर्ग का विसर्ग से मेल होगा, विसर्ग का विसर्ग से कभी भी मेल नहीं होता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जब परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि, विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए विसर्ग संधि में हमने क्या पढ़ा, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आएगा, विसर्ग का विसर्ग के साथ मेल नहीं होता। आपने देखा होगा शब्द में विसर्ग कहाँ आते हैं, अंत में आते हैं, ठीक है। दो पद होंगे, दो पदों में भी शुरू में कभी भी विसर्ग नहीं आते, कहाँ पर आते हैं, अंत में आते हैं। विसर्ग के चिन्ह क्या होते हैं, ये होते हैं, पीछे से अह की जो बिंदी होती है वो होती है विसर्ग की चिन्ह। विसर्ग, और विसर्ग जहां पे लगता है ह का, हकार की ध्वनि निकलती है, वहां पे विसर्ग में कैसी ध्वनि निकलती है, हकार की ध्वनि निकलती है। विसर्ग में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, विसर्ग में ध्वनि निकलती है, ध्वनि, हकार की ध्वनि, हकार की ध्वनि, ठीक है, हकार की ध्वनि निकलती है। किस में निकलती है, विसर्ग में निकलती है, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें उदाहरण है निराहार। निराहार, निराहार का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, विसर्ग संधि का उदाहरण है निराहार, नि धन आहार। यहां पे क्या हो रहा है, विसर्ग है, विसर्ग के साथ क्या मिल रहा है, स्वर मिल रहा है, विसर्ग के साथ क्या मिल रहा है, स्वर मिल रहा है, तभी यहाँ पे क्या हो रही, विसर्ग संधि हो रही। नि धन आहार, नी, रॉ की जगह में क्या आ जा रहा है, रॉ की जगह में विसर्ग आ जा रहा है, रॉ का स्थान कौन ले रहा है, विसर्ग ले रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, नी धन आहार, नी, ये विसर्ग किसके स्थान पे आए, रॉ के स्थान पे आए। आहार, ये आ की मात्रा थी, ठीक है, ये आ की मात्रा उधर चलेगी, आहार, नी धन आहार, विसर्ग ने किसका स्थान लिया, रॉ का स्थान लिया। इतना समझ में आया, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर है दुरासा, ठीक है, दुरासा में क्या होगा, दु धन आसा, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये क्या है, विसर्ग, विसर्ग प्लस स्वर, क्योंकि रॉ का स्थान किसने ले लिया, विसर्ग ने ले लिया, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा विसर्ग संधि, ठीक हो गया। एक और कर देती हूं, अधोगति, अधोगति। अब देखिए इसमें देखा आपने, ये क्या हो रहा है, विसर्ग प्लस स्वर, यहां पे क्या हुआ, विसर्ग प्लस स्वर, ठीक हो गया। अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा अधोगति। अधोगति को कैसे लिखेंगे हम, अध धन गति। अब इसमें किसका किसके साथ हो रहा है, ये विसर्ग है, विसर्ग का किसके साथ मेल हो रहा है, व्यंजन के साथ। ये हमने इसमें व्यंजन के नियम, विसर्ग के नियम में पढ़ा था, विसर्ग के साथ या तो व्यंजन का मेल होगा या तो स्वर का मेल होगा। तो दोनों उदाहरण मैंने दे दिए। ये हो रहा है आपका स्वर के साथ मेल, निराहार लिख रहे हैं तो निराहार में क्या हो रहा है, निधन आहार, तो वहां पे विसर्ग का स्वर से मेल हो रहा है। फिर यहाँ पे दुरासा लिखा हमने, दु धन आसा, दु क्या है, विसर्ग हो गया, फिर आसा, आ क्या है, स्वर हो गया, तो विसर्ग का स्वर से मेल हो रहा है तो विसर्ग संधि। अब वैसे ही विसर्ग का जब व्यंजन से मेल होता है तो विसर्ग संधि होती, ठीक है। इसमें क्या हो गया, अध, ध क्या है, ध में अह, पीछे से विसर्ग आए ना, ये विसर्ग हो गया, प्लस गति, गौ क्या है, व्यंजन, तो ये क्या हो गया, विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल हुआ और परिवर्तन हुआ तो अधोगति बना, ठीक हो गया। ये है हमारी विसर्ग संधि, ठीक है दोस्तों। ये था मेरा संधि पे आज एक छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने बताई थी कि संधि कितने प्रकार की होती है और संधि के जो प्रकार हैं उनके उदाहरण दिए थे। अब इसके बारे में जो डिटेल से जानकारी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।